जय हिंद। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपलर्स लॉ। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा नया टॉपिक है कैपलर्स लॉ। आज हम लोग समझेंगे कैपलर जी ने अपने कितने नियम दिए हैं और इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए कैपलर जी ने अपने 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहा जाता है, माने कक्षाओं का नियम कहते हैं, और दूसरा है सेकंड लॉ मींस लॉ ऑफ एरियाज बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ एरियाज क्षेत्रफल का नियम कहते हैं, या फिर इसे क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहा जाता है। और थर्ड लॉ जो होता है उसको लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं, माने परिक्रमण कालों का नियम। समझ पाते हैं ना? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों नियमों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला नियम जो है उसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, माने कक्षाओं का नियम। इसमें बताया गया है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड सन इज प्रेजेंट एट द फोकस। मतलब जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और उनमें जो सन होता है वो उनके फोकस पे स्थित होता है। समझ में आ रही है बात ना? पहली चीज़ इसको थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। देखिए जो हमारा सन है वो जो हमारा सन है उसके चारों तरफ जितने प्लैनेट मूव करते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा। ठीक, देखिए वृत्त में और दीर्घवृत्त में डिफरेंट होता है। देखो वृत्त जब बड़ा हो जाएगा उसको बड़ा का हो जाएगा, समझ में आता है ना? तो उसको दीर्घवृत्त बोल देंगे। वृत्त थोड़ा फैल जाए उसको बोलेंगे दीर्घवृत्त, है ना? देखिए वृत्त जो होता है या सर्किल जो होता है उसमें आप जैसे ये देखिए आपका एक सर्किल डायग्राम, तो इसमें जो इसकी ये लेंथ होगी वही उसकी हाइट होगी, दोनों इक्वल होती है। जबकि दीर्घवृत्त में ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए ये आपका एक दीर्घवृत्त बना है, इलेप्टिकल ऑर्बिट के रूप में दिखा रहा है, दीर्घवृत्तीय कक्षा दिख रही है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो ये रेडियस होगी वो उसकी हाइट के इक्वल नहीं होती है। ससुरा चौड़ी देखो, चौड़ी उस दूसरा वृत्त होता है उसका दोनों बराबर होगा। अंडा देखो, अंडा ससुरा अंडा इस दूसरा ऐसे होता है ना। अंडे में ये वाली लेंथ जो होती है इस लेंथ से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसको बोलेंगे दीर्घवृत्त। समझ में आ जाता नहीं? देखिए तो इन्होंने ये कहा था कि कोई भी ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गमन करता है और सूर्य जो है वो उनके फोकस में स्थित होता है। क्लियर? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ, जरूरी नहीं है पृथ्वी ही हो, वो शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, बुध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सूर्य के चारों तरफ, जैसे ये सन है आपका, इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गमन करते हैं या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक, और सूर्य जो है वो उनके फोकस तल पे स्थित होता है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग समझते हैं सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया बोला जाता है, मतलब क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। और इस लॉ में बताया गया है कि द लाइन दैट जॉइंस अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल्स एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समझ पा रहे हैं? देखिए समझिएगा, मतलब इन्होंने ये कहा था कि कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ जब घूमता है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। मतलब सेम टाइम में अगर हम देखें टाइम डिफरेंट को, तो सेम टाइम में वो जो है वो सेम एरिया को कवर करता है, सेम एरिया को कवर करता है कोई भी प्लैनेट। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ आपको बीच में सन रखा हुआ, ये देखिए सन है, ये किनारे भैया कोनो प्लैनेट है, कोई भी ग्रह हो सकता है, मान लो पृथ्वी अर्थ है हमारी, तो ये अर्थ जो है यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रही है। तो सपोज कीजिए कि ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में उसको 10 सेकंड टाइम लग रहा है। ठीक, और सी से इधर आने के बाद सी से डी पॉइंट तक पहुंचने में उसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो टाइम डिफरेंट दोनों का सेम ही है। अगर देखा जाए तो टाइम यहाँ भी 10 सेकंड, यहाँ भी 10 सेकंड। तो ये सी से डी पॉइंट को, मतलब सी को सन से मिलाएंगे, डी को सन से मिलाएंगे, यहाँ बी को सन से मिलाएंगे, ए को, तो जितना एरिया इसका निकल के आएगा उतना ही एरिया इसका भी निकल के आएगा। मतलब सेम टाइम में अगर देखा जाए तो सेम एरिया को कवर करता है कोई भी प्लैनेट जो है जो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। ये कैपलर जी ने अपने सेकंड लॉ में बताया है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ एरिया कहा गया कि कोई भी प्लैनेट इक्वल टाइम, इक्वल एरिया जो है कवर करने में इक्वल इंटरवल्स, मतलब इक्वल टाइम जो है लेता है। क्लियर है? सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। ये सेकंड लॉ होता है कैपलर जी का। देखिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग और समझते हैं। इस लॉ को कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, माने जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर आपसे ये पूछें कि ये कह रहा है कि अगर हम इसको एस पॉइंट मान लिए तो एरिया ऑफ एस ए बी, देखो एरिया ऑफ एस ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ एस सी डी, मतलब एरिया ऑफ एस सी डी। फिगर देखना एक बार, फिगर देखिएगा एक बार, मतलब एस ए बी जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया एस सी डी का भी तो होगा। भाई रूल ही यही है कि अगर सेम टाइम में वो, अगर मान लीजिए कि इसको कवर करने में डेल टी का टाइम लगा और इसको कवर करने में भी डेल टी का टाइम लगा, तो टाइम दोनों में सेम ही है, तो मीन्स उसका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। यही इनका नियम था, यही इनका लॉ था, ठीक। तो इसमें समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। अगर हम केवल इतने की बात करते हैं, इसका एरिया हम लोग फाइंड करते हैं, इतने का एरिया अगर हम फाइंड करेंगे, समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम एरिया फाइंड करते हैं बाबू, समझिए, तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ एस ए बी, फिगर देखिए एस ए बी, इसका एरिया हम लोग निकालते हैं, तो हम लिख रहे हैं हो जाएगा हाफ एस ए इंटू ए बी। समझिएगा, अगर हम ट्रायंगल का एरिया देखें तो हमको हाइट और बेस पता होगा ना, मतलब बेस और इंटू हाइट अपान हाफ 2 कर देंगे तो वो जो है एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। या दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि ए एस जो है वो और ए बी जो है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसका हाफ कर देंगे तो इस इतने फिगर का क्या निकल जाएगा, एरिया। और हमको इतने का एरिया निकालना है, ए एस बी का एरिया निकालना है, तो ए एस बी या एस ए बी का एरिया निकालेंगे तो हाफ एस ए और ए बी हो जाएगा। अब देखिए समझिए, यहाँ पर तो लिखेंगे हाफ इंटू एस ए की वैल्यू, देखो एस ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर शुरुआत से ही पता होता है कि यही इसकी रेडियस होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने पहले ही मान रखा है कि ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो एस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर, बाकी ए बी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। अच्छा, अगर हम एरिया ऑफ एस ए बी की बात करें तो भैया कोनो चीज़ का क्षेत्रफल अगर निकालोगे, एरिया निकालोगे तो ए ही तो लिखते हो, लेकिन चूंकि इसमें जो थीटा की वैल्यू दी गई है वो थीटा ना हो करके क्या है, डी थीटा है, मतलब सूक्ष्म कोण है इसका, तो सूक्ष्म कोण होगा तो उसके लिए डी थीटा लिखेंगे। तो भैया जाहिर सी बात है कि जो उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा वो भी तो थोड़ा ही होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ, डी ए। समझ बात आ रही ना, तो हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू हाफ आर इंटू ए बी। अब हमको किसी तरीके से ए बी की वैल्यू क्लियर हो जाए और ए बी क्लियर हो जाएगा तो मीन्स हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ए बी की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है उसके लिए हमको एक फार्मूला पता है, फार्मूला होता है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, फार्मूला होता है कि एंगल इज इक्वल टू, हमको पता है होता है आर का पान रेडियस। हम लोगों को पढ़ाया गया है शुरुआत में ही कि एंगल इज इक्वल टू आर का पान रेडियस, माने जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो एंगल हमको कितना दिया गया है, एंगल दिया गया है डी थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू आर, चाप कितने का लग रहा है, भैया चाप ये ऐसे तो लग रहा है ए बी, ये तो है आर किसका, तो इसकी वैल्यू कितनी है आर की, ए बी है, ए बी रख देंगे अपान रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, आर ही तो है, स्मॉल आर, यहाँ क्या रख देंगे, स्मॉल आर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा बाबू, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू में डी थीटा। समझ आ रही है, ए बी इक्वल टू कितना आ गया, आर इंटू डी थीटा। यह ए बी की वैल्यू जो आई है आर डी थीटा, उठा कर ले जाकर के पटक दो सोच रही है, ए बी की जगह पे कर दो, ठीक। चलिए करते हैं, तो हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू ए बी की जगह क्या कर देंगे, आर इंटू डी थीटा। समझ पा रही ना, क्या कर देंगे, आर इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ आर इंटू डी थीटा कर दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, आर का आर में मल्टीप्लाई करा दो बाबू, आर का आर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू में कितना आएगा, डी थीटा। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। सही, मतलब अब हमको वैल्यू मिल गई डी ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ही पक्षों में, अगर हम इधर भी देखें इधर भी देखें, दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो लिख देंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी टी से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपान क्या हो जाएगा, डी टी। समझा रहा है कैसे हुआ ये, अरे भैया इधर भी डी टी से डिवाइड कर दिया, इधर भी डी टी से डिवाइड कर दिया, सोचो दोनों कट जाएगा, चाहो दोनों काट दो बराबर हो जाएगा,
तो हम कर रहे हैं डेरिवेशन, हमको सॉल्व करना, हमने कर लिया। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी हो गया। अब देखो बाबू डी थीटा अपॉन डी टी पर अगर हम विचार करना स्टार्ट करें, देखो यहाँ देखिएगा डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू कोनो फार्मूला जानते हो? देखिए डी थीटा अगर पूछा जाए यहाँ पर है क्या, तो डी थीटा जो होता है वो मेरे हिसाब से है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन है। और कोणीय विस्थापन के समय दर को हम लोग कहते हैं कोणीय वेग, ये तो पढ़े हैं। अरे भैया जैसे विस्थापन के परिवर्तन के समय दर को हम लोग वेग कहते हैं, वैसे कोणीय विस्थापन के समय दर को कोणीय वेग कहेंगे। तो मतलब डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? देखिए अगर डिफिनेशन इसकी पूछेगा तो हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी थीटा। डी थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा। हम लोग पहले से फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर कहीं लिखा हो डी थीटा अपॉन डी टी तो उसकी जगह पर ओमेगा लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? ओमेगा। तो हो जाएगा डी, देखिए समझिएगा, यहाँ लिखते हैं इसको हम थोड़ा इधर, तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए हो जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर और इंटू इसकी जगह क्या रख देंगे? ओमेगा। तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा। क्लियर है? डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गई एक बात, इसको किनारे रखो। अब दूसरी बात हमको क्या करना है कि ये आर स्क्वायर ओमेगा को कहीं उड़ाना है, ठीक? तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं, देखिए एक टॉपिक मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जिसका सिंबल जे होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला मिला है हम लोगों को। देखिए फार्मूला क्या है? फार्मूला है जे इज इक्वल टू आई इंटू में ओमेगा। पढ़ाया गया है ना? जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू ओमेगा, जहाँ पर जे क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है ना? अरे भाई हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को ही एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक भाई। कोणीय, इसको संवेग कहेंगे कि भाई साहब जड़त्वाघूर्ण है, ये कौन चीज़ है? ये कोणीय वेग है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखना, और इसके अलावा एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। पढ़े हैं ना? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़े हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? एम आर स्क्वायर। तो आई की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? एम आर स्क्वायर। तो यहाँ रख दीजिए, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? ओमेगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जे इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा लिखा है, आर स्क्वायर ओमेगा मिला कि नहीं मिला? ये भैया ओमेगा है भैया, ध्यान रखिएगा। कौन चीज़ है? ओमेगा। इसे सुना, डब्लू का मुंह ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे बना के नीचे से लेकर के ऊपर से मोड़ देना, ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक? इसे सुना, इसे ऊपर मुड़ा रहता है, ठीक है? आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो आर स्क्वायर ओमेगा यहाँ भी है, यहाँ भी है। थोड़ा सा क्रियाकलाप करते हैं। ई एम भाई साहब इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ बेस दो, नीचे इधर जाओ, तो जब इधर आएगा तो डिवाइड कर लेगा, तो हो जाएगा जे अपॉन एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बात समझ आ रही बेटा? देखो ये एम भाई साहब इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वक्त इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड हो जाएगा। तो जे अपॉन एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ई कौन सा इक्वेशन मान लेंगे इसको? सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड हम देखेंगे और लिखेंगे कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? जे अपॉन एम। कहीं लिखा हो अगर आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख क्या सकते हैं? जे अपॉन एम। देखो यहाँ भैया लिखा है आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? जे अपॉन एम। देखिए तो यहाँ लिखेंगे कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ, और आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे? जे अपान में क्या रख देंगे? एम। सही है ना? थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, जे का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जे ही आएगा। तो डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा जे अपान 2 का एम में कराएंगे तो 2m, और बाद में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो है कांस्टेंट के इक्वल आएगा। मतलब डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू जे अपान 2m जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। माने यहाँ पर जो जे है वो एंगुलर मोमेंटम है और वो जो है कंजर्व रहता है। तो इस तरीके से ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी फॉलो करता है, और जो सेकंड लॉ है कैपलर जी का वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शो करता है। क्लियर है ना? या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को भी या मोमेंटम को जो है वो शो कर दे रहा है। ठीक है ना?
तो ये सेकंड लॉ जो होता है इसको लॉ ऑफ एरिया कहा गया है, क्योंकि ये सेम टाइम डिफरेंट में सेम एरिया को कवर करता है। आई होप ये टॉपिक आप समझ रहे होंगे। लास्ट हमारा बचता है वो थर्ड लॉ है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं। देखिए लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसको परिक्रमण कालों का नियम भी कहा जाता है, इसमें ये बताया गया है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। क्लियर? ये जो ए है उसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, हिंदी में कहते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष। क्या कहेंगे? अर्ध दीर्घ अक्ष। देखिए समझिएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष या सेमी मेजर एक्सिस कहते कैसे हैं। तो सुनो, ये जो दीर्घ वृत्त बना हुआ है, इलेप्टिकल ऑर्बिट जब हमारा तैयार होता है तो जो एक दीर्घ वृत्त आपको मिला, तो दीर्घ वृत्त में श्योर है कि दो एक्सिस मिलेंगे, एक थी ई वाला एक्सिस मिलेगा, एक थी ई वाला एक्सिस मिलेगा। सही है? तो एक थी तो बड़का वाला होगा, एक थी छोटका वाला होगा। तो बड़े वाले को हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहेंगे यह दीर्घ अक्ष है। और जो छोटका है इसको क्या कहेंगे? यह लघु अक्ष है। समझ में बात आ रही ना? तो लघु वाले से हमारा कोनो मतलब, छोट क्या तो कोनो मतलब नहीं, दीर्घ वृत्त दीर्घ अक्ष बोलेंगे। दीर्घ अक्ष का मतलब मेजर एक्सिस। क्या कहेंगे इसको? मेजर एक्सिस कहेंगे। अब मेजर एक्सिस का हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उसको कहेंगे अर्ध। आधा करेंगे तो क्या बोल देंगे? अर्ध। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको हम ए मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है उसे बी मान लेते हैं। मतलब जो दीर्घ अक्ष है, अर्ध दीर्घ अक्ष है वो ए है, और जो अर्ध लघु अक्ष है वो क्या है? बी है। समझ में आ रही ना? तो मेजर एक्सिस की अगर बात करेंगे या अर्ध दीर्घ अक्ष की बात करेंगे, जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी वैल्यू कितनी है? ए है। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के। समझ में आ रही ना? मतलब इनके नियम में ये कहा गया था कि कोई भी ग्रह जो सूर्य के परितः परिक्रमा कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो उसके द्वारा परिक्रमण कालों का जो वर्ग होगा वो समानुपाती होता है अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के। समझ में आ रही ना? किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण कालों का वर्ग उस ग्रह के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इनका थर्ड लॉ था। मतलब जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक? मतलब कि द टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस क्यूब, टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर है? परिक्रमण कालों का जो वर्ग है वो अर्ध दीर्घवृत्त अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तृतीय नियम है। देखिए इसका थीम क्या है, इसका मकसद क्या है बताने का। इन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे देखो, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है तो मतलब एक तरफ की जो वैल्यू दी गई होगी उसकी वैल्यू को आप बढ़ा देंगे तो दूसरे वाले की खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। तो अगर हम ए की वैल्यू बढ़ाएं, ए है क्या? सेमी मेजर एक्सिस। अगर ससुरा दीर्घ वृत्त में दीर्घ अक्ष की वैल्यू को बढ़ा दें, इसे बड़का कर दें, तो जितने बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू उतना हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने देखा होगा ससुरा, जैसे सन है आपका, सन, ये भाई साहब सन है, तो इसके पहले मान लीजिए कि ये सन है, तो यहाँ पहले मान लो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है ना, ऐसा होता है। तो जो ये भाई साहब घूमते हैं, बुध भाई साहब इनके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं ऐसे, तो इनका जो ये अर्ध दीर्घ वृत्त अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष है, ये इनका जो अर्ध दीर्घ अक्ष है ये छोटा होता है, और जबकि जो पृथ्वी है उसका अर्ध वृत्त क्या होगा? अर्ध दीर्घ अक्ष क्या होगा? मतलब बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा इसकी अपेक्षा। अरे भैया पृथ्वी दूर है तो जाहिर सी बात है कि उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सूर्य से दूरी ज़्यादा हो जाएगी, और बुध भाई साहब बगलिए हैं तो उनके नज़दीक रहेगी। तो इनको एक चक्कर पूरा करने में लगता है मात्र 88 दिन। कितना लगता है भैया? केवल और केवल गणनाओं के आधार पर 88 दिन ही लगता है। जबकि हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो इस भाई साहब को 365 दिन करीबन लग जाता है, कबो कबो 366 भी लगता है लीप वर्ष में, है ना। तो मतलब 365 डेज लगते हैं कवर करने में। एक देखो अगर आप लोग न जानते हो आवर्तकाल या टाइम पीरियड या परिक्रमण काल किसे कहते हैं, तो एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, किसी भी दोलन अथवा कंपन करती हुई वस्तु का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय उस वस्तु का आवर्तकाल कहलाता है। तो यहाँ से सूरत दोलन फोलन का कोनो लॉजिक नहीं है। यहाँ खाली ये है कि कोई भी हमारी जो प्लैनेट है, हमारी जो अर्थ है, वो सन के चारों तरफ अराउंडिंग मूव कर रही है ऐसे, है ना, जो कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो एक चक्कर तो पूरा करेगी। अरे जैसे मंदिर के चारों तरफ हम लोग परिक्रमा करते हैं तो एक चक्कर तो पूरा करते हैं ना, तो एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम हम ले रहे हैं उसको कहते हैं परिक्रमण काल या उसी कहते हैं पीरियड, टाइम पीरियड। क्लियर?
तो एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना समय लग जाता है, 365 दिन लगता है। और दूसरा जो बुद्ध भाई साहब हैं, बुद्ध को पूरा करने में 88 दिन लगता है। तो इनको कम काहे लग रहा है, इनको ज़्यादा काहे लग रहा है? इनको ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनका जो ए है वैल्यू ज़्यादा है। ए है क्या, सेमी मेजर एक्सिस, ई बड़ा हो जाती है, ठीक, ज़्यादा दूर हो जाती है। अरे भैया इनसे बीच की दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बुद्ध भाई साहब यहीं कहीं घूम लेते हैं। अब इसे थोड़ा बृहस्पति शनियों ने वो और दूर होता है, उसको थोड़ा और घूमने में और टाइम लगेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो मतलब कहने का इनके ये हुआ था कि अगर सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू को आप बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। या इसी चीज़ को दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। आई होप ये टॉपिक आप लोग बखूबी समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।